बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 नेचर ऑफ लाइट। इस चैप्टर के हमने ऑलमोस्ट तकरीबन सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए। चैप्टर में सबसे पहले हमने नेचर ऑफ लाइट पढ़ा, उससे रिलेटेड जो थ्योरीज हैं, न्यूटन की कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, वेव की हाइजीन की वेव थ्योरी, और मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, और मैक्स प्लांक की क्वांटम थ्योरी। चारों थ्योरीज हमने स्टडी करी। फिर हमने लाइट का एक फिनोमेना पढ़ा, इंटरफेरेंस। काफ़ी डिटेल में इंटरफेरेंस पढ़ा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, क्या कंडीशन है उसकी, किस तरीके से हो रहा होता है, वजह क्या है, और ये किस तरीके से लाइट का जो है वेव नेचर साबित करता है। फिर उस इंटरफेरेंस के फिनोमेना को साबित करने के लिए हमने दो एक्सपेरिमेंट पढ़े। एक हमने न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा, और एक हमने जो है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा। साथ साथ हमने थिन फिल्म में इंटरफेरेंस कैसे होता है ये भी देखा, और माइकलसन का इंटरफेरोमीटर जो है वो भी हमने स्टडी किया। फिर हमारे पास दूसरा फिनोमेना आया लाइट का, डिफ्रैक्शन। और डिफ्रैक्शन क्या होता है ये हमने देखा, इसकी वजूहात क्या हैं, किस तरह डिफ्रैक्शन जो है वो लाइट का वेव नेचर साबित करती है, ये भी बात की हमने। कंडीशन क्या होती है वेव की, डिफ्रैक्शन की, उसकी भी बात करी। और उसके बाद हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पढ़ी। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर छोटी छोटी सी स्लिट्स पाई जा रही होती हैं, और लाइट का ये डिफ्रैक्शन शो करती हैं, तो इनको हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कहते हैं। ये वेव लेंथ, लाइट की वेव लेंथ, या एक तो वेव लेंथ ऑफ लाइट मालूम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, और दूसरा कि लाइट का डिफ्रैक्शन प्रूफ कर रही होती है ये डिवाइस, तो लाइट का डिफ्रैक्शन साबित करने के लिए भी उस डिवाइस को यूज़ किया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्स रे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल। इसको हम, या इससे ब्रैग्स लॉ भी निकला हुआ है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक एक ही टॉपिक है। तो ब्रैग लॉ क्या होता है ये देखेंगे आज की क्लास में, और हम देखेंगे कि एक्स रे डिफ्रैक्शन जो है वो क्रिस्टल से कैसे होता है, और जो रेलेवेंट इक्वेशन है फिर उस रेलेवेंट इक्वेशन को भी ड्राइव करेंगे। चले जी, इस टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले एक्सरे की डिफ्रैक्शन देखनी है, तो ज़रा इन्हीं दो चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ देखते हैं ये डिफ्रैक्शन क्या होता है, और उसके बाद देखते हैं कि ये एक्स रेज जो है इनका डिफ्रैक्शन कैसे होता है। हमने बात की है जी डिफ्रैक्शन के हवाले से कि अगर हमारे पास कोई वेव होती है, ये सपोज करें जी, एक हमारे पास छोटी सी स्लिट है, ये हमारे पास एक छोटी सी ओपनिंग है, इसको हम स्लिट्स कह रहे होते हैं, और इसके ये जो किनारे हैं ये ऑब्स्टिकल कहला रहे होते हैं, क्योंकि ये रुकावट पैदा करते हैं। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास वेव होती है और वो इन ऑब्स्टिकल से टकराती है, तो फिर वेव जो है वो बैंड हो जाती है, बैंड होके किनारे से मुड़ जाती है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसको रे की सूरत में डिनोट करें, तो हमारे पास ये एक लाइट रे आ रही है, ऑब्स्टिकल से टकराई, किनारे से टकराई, एज से टकराई, और ये बैंड हो गई। तो दैट फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट या बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड द ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। इसको डायफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं कुछ लोग, डिफ्रैक्शन भी पढ़ते हैं, एक ही बात है। अच्छा, एक बात तो ये तो डिफ्रैक्शन हो गया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था डिफ्रैक्शन की एक कंडीशन होती है। डिफ्रैक्शन की एक कंडीशन क्या होती है कि ये जो आपके पास स्लिट है, या ये जो आपके पास ऑब्स्टिकल्स हैं, एक ये ऑब्स्टिकल हो गया, एक ये ऑब्स्टिकल हो गया, ठीक है, और इसके दरमियान ये हो गई स्लिट, ये स्लिट है। तो स्लिट का जो विड्थ होती है, या इसकी जो चौड़ाई होती है, जिसको मैं अभी इस डायग्राम में डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो हमने एक कंडीशन पढ़ी, वो ये है कि हमारे पास जिस लाइट का डिफ्रैक्शन हम शो कर रहे होते हैं उसका वेव लेंथ इस स्लिट की चौड़ाई से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसको हम कहते हैं कंपैरेबल, ठीक है। या तो बड़ी हो वेव लेंथ, या जो है वो इससे छोटी हो, या बराबर हो, सॉरी, ठीक है। ये कंडीशन होती है। तो अगर हमारे पास सपोज करें जी ये एक स्लिट है, और ये उसकी जो है वो विथ हो गई, ये उसकी विथ है। अब अगर बड़ी वेव लेंथ होगी, यानी बड़ी बड़ी वेव होगी, चलो ये तो टकरा के मुड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप सपोज कर लो जी वेव लेंथ छोटी सी है, छोटी सी वेव है, तब वो कहाँ टकराएगी, वो तो इसमें से निकल जाएगी, है ना। छोटी वेवलेंथ है, छोटी वेवलेंथ वाली लाइट है, तो वो डिफ्रैक्शन शो नहीं करेगी, वो निकल जाती है। तो ये एक कंडीशन होती है डिफ्रैक्शन की। क्या कंडीशन है जी, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोबारा, कि जी वेवलेंथ, जिस लाइट का आप डिफ्रैक्शन या जिस वेव का आप डिफ्रैक्शन शो कर रहे हैं, उसका वेवलेंथ बड़ा या बराबर होना चाहिए विद ऑब्स्टिकल। जो भी आपके पास ऑब्स्टिकल है, जो स्लिट है, उसकी चौड़ाई से वेवलेंथ जो है वो या तो बड़ी हो या बराबर हो। दैट इज द कंडीशन, यही कंडीशन है। इसी कंडीशन की वजह से हमें साउंड का डिफ्रैक्शन बहुत आराम से वाज़ेह हो जाता है, महसूस हो जाता है, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ बहुत बड़ी होती है, लिहाजा वो बड़े बड़े ऑब्स्टिकल से भी मुड़ जाती है। और लाइट का डिफ्रैक्शन हमने बात की थी कि लाइट का डिफ्रैक्शन इतनी आसानी से ऑब्जर्व नहीं हो रहा होगा। लाइट का डिफ्रैक्शन न्यूटन को ऑब्जर्व नहीं कर बड़ी, ठीक है।
ठीक है। और यही वजह है कि लाइट का जो डिफ्रैक्शन है वो इतनी आसानी से शो नहीं होता, क्योंकि लाइट की जो वेव लेंथ है वो 10⁻⁻7 मीटर के अराउंड होती है, यानी माइक्रोमीटर के दरमियान होती है लाइट की वेव लेंथ। तो लाइट की वेव लेंथ चूंकि माइक्रोमीटर्स में होती है, तो लाइट का जो डिफ्रैक्शन होता है वो इतना सिंपली ऑब्जर्व नहीं होता, बहुत अच्छी कंडीशन हमें प्रोड्यूस करनी होती है। वही डी जो है वो हमें इतना माइक्रोमीटर के साइज का बराबर लेना होता है, तो जाके लाइट का डिफ्लेक्शन होता है। बहरहाल ये कंडीशन है। अब आते हैं एक्सरे की तरफ। एक्सरे हम जानते हैं जी कि लाइट की तरह ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जैसे लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इस तरह और भी बहुत सारी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। कौन कौन सी? जैसे कि माइक्रोवेव होती है, रेडियो वेव होती है, इंफ्रारेड वेव होती है, और अल्ट्रा वायलेट होती है, एक्सरे होती है, गामा रे होती है। ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपने पढ़ा है कि ऐसी ऐसी वेव्स होती हैं जिनके अंदर एक तो ये सलाहियत होती है कि वो बगैर मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, यानी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। दूसरी प्रॉपर्टी इनमें क्या होती है कि इनके अंदर दो फील्ड्स होती हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये दोनों यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों वाइब्रेट कर रही होती हैं, और दोनों के दरमियान 90 का एंगल होता है। और तीसरी बात कि ये दोनों फील्ड और जो डायरेक्शन है इसके दरमियान भी 90 का, यानी तीनों चीज़ों के दरमियान 90 का एंगल होता है। और चौथी खास बात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की क्या होती है कि उनकी जो वेलोसिटी है वो कायनात में सबसे ज़्यादा होती है, 3 × 10⁸ मीटर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इस वजह से एक्सरे, गामा रे ये सारे बहन भाई हो जाते हैं, सारे जो है वो काफ़ी हद तक मिल रहे होते हैं। फिर इनमें फ़र्क क्या होता है? एक्सरे में, विजिबल लाइट में, अल्ट्रा वायलेट में, गामा में किस चीज़ का फ़र्क है? इनकी बनावट एक जैसी है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। इनका प्रॉपर्टी एक जैसी है कि ये बगैर मीडियम के चली जाती है, इनकी रफ्तार तक सेम है। इनकी जो फ़र्क होता है ना वो इनकी वेव लेंथ में होता है। वेव लेंथ में फ़र्क होता है। कुछ जो आपकी कुछ वेव्स होती हैं, उनकी कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जैसे कि माइक्रोवेव, रेडियो वेव। रेडियो वेव की सबसे बड़ी वेव लेंथ होती है, फिर उससे थोड़ी छोटी होती है माइक्रोवेव की, फिर उससे थोड़ी छोटी होती है इंफ्रारेड की, फिर उससे थोड़ी छोटी वेव लेंथ होती है लाइट की, और फिर उससे थोड़ी छोटी वेव लेंथ होती है एक्स रेज की, अल्ट्रा वायलेट की, फिर अल्ट्रा वायलेट के बाद आती है एक्स रेज की। एक्स रेज की जो वेव लेंथ होती है वो होती है 10⁻⁻10 के करीब। ये वेव लेंथ क्या है जी इनकी? तकरीबन 10⁻⁻10, यानी कि लाइट से छोटी। लाइट की वेव लेंथ क्या थी? 10⁻7 सॉरी, माइक्रोमीटर्स वाली, जबकि इसकी आप देख रहे हो नैनोमीटर से भी नीचे है, 10⁻⁻10। अब ये होती है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जी एक्सरे। एक्सरेज क्या है? दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और बिल्कुल लाइट वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं ये भी, क्योंकि लाइट एक वेव है ज़्यादा, ये भी एक वेव हो जाएगी, ये भी डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस शो करेगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ लाए करता है? प्रॉब्लम लाए करता है कि इनका जो वेव लेंथ है वो है 10⁻⁻10। अब हमने बताया आपको कि डिफ्रैक्शन की कंडीशन, मैंने आपको बताई अभी भी कि डिफ्रैक्शन की कंडीशन ये होती है कि जो वेव लेंथ है वो बड़ा होना चाहिए या कम से कम बराबर होना चाहिए। किससे जी? आपकी स्लिट के, या आप जहाँ से डिफ्लेक्शन करा रहे हो ना स्लिट, उसकी चौड़ाई से। चलो जी, मैं अब देखो ना, साउंड की इसी वजह से आपको आसानी से, लाइट की परेशानी क्यों हुई? लाइट में परेशानी यूँ हुई कि लाइट की वेवलेंथ बहुत कम थी, 10⁻⁻6⁻7। इतना छोटा हमें जो है वो स्लिट चाहिए था, तो जाके लाइट का डिफ्लेक्शन होगा। चले वो बहुत से क्लेवर साइंटिस्ट थे, यंग वगैरह, इन लोगों ने वो कंडीशन भी पूरी कर दी, लेकिन एक्सरे के अंदर हम नहीं कर पा रहे। एक्सरे के अंदर हम जो है वो डिफ्रैक्शन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, भले वो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के थ्रू करना चाहें आप, ठीक है जी। आप जो है एक्सरे की डिफ्रैक्शन को नहीं ऑब्जर्व कर सकते, भले आप डबल स्लिट यूज़ करो या ग्रेटिंग। वजह यही है कि डबल स्लिट यूज़ करोगे, स्लिट का साइज आपको कितना चाहिए होगा? वेव लेंथ से छोटा, यानी 10⁻⁻10 है ना, इससे भी छोटी। अब इतना छोटा, जिससे इतनी छोटी स्लिट कहाँ से लाओगे आप? नहीं ले सकते। इसी तरह ग्रेटिंग के जरिए भी हम डिफ्रैक्शन शो नहीं कर सकते, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। वजह यही है कंडीशन। तो एक्सरे के अंदर हम डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे, एक्सरे के अंदर हम डिफ्रैक्शन को नहीं देख पाते। वजह यह है कि एक्सरे के अंदर कंडीशन पूरी करना लगभग नामुमकिन है। लाइट के अंदर तो फिर जैसे तैसे करके हमने कर ली, एक्सरे के अंदर हम नहीं कर सकते। 10⁻⁻10 मीटर इतना छोटा स्लिट लाओ तो जाके एक्सरेज का डिफ्रैक्शन हो पाएगा, नहीं मिल रहा। तो इसलिए एक्सरेज का डिफ्रैक्शन जो है वो साबित करना लोगों को चाहती कि यार एक्सरे का भी डिफ्रैक्शन देखें, नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ दिस वेव लेंथ की। तो एक्सरे का डिफ्रैक्शन नहीं हो पा रहा जी,
ठीक है जी। प्रॉब्लम क्या हो रही है जी, एक्स रे का डिफ्रैक्शन नहीं हो पा रहा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से भी और ग्रेटिंग के जरिए भी। वजह मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्स रेज का जो वेवलेंथ है वो इंतहाई छोटा है, लिहाजा आपको जो स्लिट चाहिए उसका जो उसकी जो चौड़ाई है वो 10 की पावर -10 से कम होनी चाहिए ताकि वेवलेंथ बढ़ जाए और डिफ्रैक्शन हो। ठीक है, तो बस यूँ समझ लो आप, लाइट अगर ये आपके पास स्लिट थी, लाइट चलो लाइट की वेव ये थी, चलो टकरा के मुड़ गई, एक्सरे तो बहुत छोटी है, इस स्लिट में से गुजर जाएगी, बहुत ही छोटा सा ऐसा आपको चाहिए जी, इतना छोटा सा स्लिट, तो जाके इससे एक्सरे की जो है वो डिफ्रैक्शन होगी। अब ये प्रॉब्लम आने लग गई जी, एक्सरे का डिफ्रैक्शन नहीं हो पा रहा, फिर कहानी क्या आती है जी आगे, फिर एक्सरे का डिफ्रैक्शन जो है वो एक ब्रैग नाम का साइंटिस्ट था, उसने शो किया, WH ब्रैग, ये जिसका नाम लिखा है ना, एक्सरे का डिफ्रैक्शन जो हमारे पास सबसे पहले हमें जिसने शो किया वो था WH ब्रैग। WH ब्रैग ने क्रिस्टल्स के जरिए, क्रिस्टल्स मिसाल के तौर पे रॉक सॉल्ट जो होता है, आप जो कानों से नमक निकालते हैं ना वो रॉक सॉल्ट, वो क्रिस्टल्स होते हैं, आपको पता है। सॉल्ट जो होता है अगर हम कानों से निकालते हैं उसको हम कहते हैं, जो इम्प्योर सॉल्ट होता है उसको हम कह रहे होते हैं रॉक सॉल्ट, और वो क्रिस्टल्स से बना हुआ होता है। क्रिस्टल्स के जरिए WH ब्रैग ने एक्स रे का डिफ्रैक्शन दिखाया करके, ठीक है, बाय क्रिस्टल्स ऑफ रॉक सॉल्ट। ठीक है, तो एक्स रेज का डिफ्रैक्शन आप डबल स्लिट या ग्रेटिंग से नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके पास इतना छोटा साइज का स्लिट मौजूद नहीं है। फिर क्या हुआ, WH ब्रैग ने आपको इसका डिफ्रैक्शन शो करके दिखाया, कैसे, रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल्स को यूज करके। अब सवाल पैदा होता है, भाई रॉक सॉल्ट के क्रिस्टल्स में क्या ये कंडीशन पूरी हो गई जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इसका जवाब है हाँ। रॉक सॉल्ट्स के जो क्रिस्टल्स होते हैं, या रॉक सॉल्ट नहीं, आप कोई नॉर्मल क्रिस्टल भी ले सकते हो, किसी भी एल्युमिनियम क्लोराइड का ले लो, आप कैल्शियम क्लोराइड का ले लो, आपका एक्सरे का डिफ्रैक्शन क्रिस्टल्स के जरिए हो सकता है। एक्सरे क्रिस्टल्स के जरिए डिफ्लेक्ट हो सकती है। वजह क्या है, क्रिस्टल्स के अंदर हमें पता है जी क्रिस्टल सॉलिड होते हैं और इसके अंदर जो एटम्स होते हैं बड़े यूनिफॉर्मली अरेंज हुए होते हैं, ऐसे खास पैटर्न से खास ज्योमेट्री के अंदर वो अरेंज हुए होते हैं, इसलिए हम इनको क्रिस्टल्स कह रहे होते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो क्रिस्टल्स नाम के सॉलिड होते हैं ना, इनके अंदर जो एटम्स होते हैं वो बड़ी ज्योमेट्रिक शेप के अंदर अरेंज हुए होते हैं, एक किनारे पर है, एक बीच में है, एक नीचे, इनके दरमियान इक्वल डिस्टेंसेस होता है, यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस होते हैं इनके दरमियान, यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस, प्रॉपर अरेंजमेंट हुए हुए होते हैं और पूरी एक ज्योमेट्री के अंदर शेप, जैसे ज्योमेट्री मतलब ऐसा शेप बना लेंगे ये, ठीक है। अब कहाँ कहाँ है, सपोज करो जी, एक यहाँ पर एटम है, एक यहाँ पर 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 है, यहाँ देखो आप, बिल्कुल यूनिफॉर्म अरेंजमेंट हुई है, बेहतरीन अरेंजमेंट हुई है, पूरी एक ज्योमेट्री बन गई है, इसको हम क्रिस्टल्स कह रहे हैं। तो क्रिस्टल्स डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे कैसे साबित कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये एक आप समझ लो जी कि ये हमारे पास एक एटम्स हैं और ये नीचे वाले एटम्स हैं। अब लाइट आपकी सपोज करो एक्स रे यहाँ से आती है, एटम से टकराती है और मुड़ गई, यहाँ से आपकी लाइट आई और यहाँ से टकराई और डिफ्रैक्ट हो गई, ये डिफ्रैक्ट हो गई, एटम से, क्रिस्टल्स के एटम से एक्सरे टकरा के डिफ्रैक्ट हो गया, डिफ्रैक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि ये जो स्लिट, ये जो ऑब्स्टिकल है ना, इस बार यहाँ पर ऑब्स्टिकल कौन है, एटम्स। जैसे स्लिट्स के अंदर उसकी जो एजेस होती है ना, ये एज होती है, ये एज होती है, ये होते हैं ऑब्स्टिकल जिनसे जो है लाइट टकरा के मुड़ती है। यहाँ पे कौन से ऑब्स्टिकल है जी, ये वाला एटम हो गया, ये वाला एटम हो गया, और इन दोनों एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपका 10 की पावर -10 मीटर से छोटा है। तो इतना छोटा फासला, जो इतना छोटा स्लिट जो है ना, 10 की पावर -10 मीटर जितना छोटा स्लिट हम तो नहीं बना सकते, लेकिन एटम्स के दरमियान, क्रिस्टल्स के एटम के दरमियान इससे भी छोटा डिस्टेंस होता है। तो अब क्योंकि क्रिस्टल्स के दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो आपका जो है वो 10 की पावर -10 से छोटा होता है, लिहाजा क्रिस्टल्स के एटम से एक्स रेज डिफ्रैक्ट हो सकती है। क्रिस्टल्स के एटम ये वाली कंडीशंस को पूरी करना है। तो जिस तरीके से स्लिट के अंदर था जी कि ये आपके पास एक किनारा था, ये आपका एक किनारा था, ये जो डिस्टेंस था ये हमारी जो है वो वेव लेंथ से छोटा होता था लाइट की, तो इसलिए किनारों से लाइट टकरा के बैंड हो जाती थी। अब यहाँ क्या हो रहा है क्रिस्टल्स के अंदर कि ये एक एटम है, ये एक एटम है, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमारा एक्सरे की वेवलेंथ से छोटा है, लिहाजा एक एक्सरे जो है इस एटम से टकरा के मुड़ गई, एक एक्सरे जो है इस एटम के से टकरा के मुड़ गई, दो एटम से डिफ्रैक्शन हो रहा है।
तो ये क्लेवर हैकिंग थी जी, समझ लें आप, WH ब्रैग की। उसने कहा जी कि मैं 10⁻⁻10 मीटर चौड़ा स्लिट तो नहीं बना सकता, लेकिन एटम्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, दो एटम्स के दरमियान, क्रिस्टल्स के दो एटम्स के दरमियान 10⁻10 से भी कम। लिहाजा उसने कहा जी क्यों ना इन एटम्स को ही डिफ्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये एटम्स जो हैं ये आपके ऑब्स्टिकल हो गए। एटम्स जो है ना, ये दो एटम, कौन कौन से दो एटम, एक ये वाला एटम और एक ये वाला एटम, ये दोनों हो गए ऑब्स्टिकल। इनके बीच का जो हिस्सा है वो स्लिट हो गया, और आप देखो दो एक्सरे जो है वो डिफ्रैक्ट। तो इस तरह जो है एक्सरे का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व किया गया बाय क्रिस्टल्स। ठीक है, तो एक्सरे की डिफ्रैक्शन हमें क्रिस्टल्स के जरिए हो सकती है, वजह मैंने आपको बता दी। तो एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनका वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होता है। अब इतना छोटा अगर वेवलेंथ है तो हमें एक्सरे की डिफ्रैक्शन के लिए जो स्लिट चाहिए उसकी चौड़ाई इससे या इसके बराबर हो या इससे कम हो। अब ऐसा स्लिट हम तो नहीं बना सकते, ना डबल स्लिट के अंदर ना ग्रेटिंग के अंदर, लेकिन ब्रैग ने क्या करा, क्रिस्टल्स के दो एटम्स को, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है दो एटम्स के दरमियान, वो 10⁻⁻10 से छोटा होता है। लिहाजा उसने दो एटम्स को एज अ ऑब्स्टिकल यूज किया, एक्सरे की डिफ्लेक्शन करके दिखा दी। ठीक, अब हम यहाँ पर इसकी डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद आते हैं ये ब्रैग लॉ क्या है। ठीक है, फिर पहले डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर हम इसकी जो है वो करते हैं, क्या कहते हैं, डेरिवेशन। ठीक है जी, अब हमने इसकी जो है पहले डेरिवेशन कर लेते हैं। सपोज करें जी ये हमारे पास क्रिस्टल्स की पहली एटम्स की लेयर है, एक दो एटम हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया। ये एक प्लेन हो गया और ये दूसरा प्लेन हो गया जी, एक एटम हो गया, दो, तीन, चार, पांच क्रिस्टल्स हैं। यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होगी, यूनिफॉर्म डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रॉक सॉल्ट का क्रिस्टल है, ये जो डॉट बनाए हैं मैंने, दे आर दी एटम्स ऑफ द रॉक सॉल्ट। और चूंकि क्रिस्टल्स होते हैं, क्रिस्टल्स में आपको पता है एटम्स के दरमियान बड़ा यानी कि एटम्स की अरेंजमेंट बड़ी अच्छी होती है, डिस्टेंस यूनिफॉर्म होता है, तो ये इसलिए मैंने यूनिफॉर्म डिस्टेंस बनाया है। अब आपके पास जी ये एक रे आई, ये एक एक्सरे आई, और ये आपके पहले एटम से टकराई और ये ऐसे डिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, तो ये फर्स्ट रे आपके पास आ रही थी, एटम से टकराई और डिफ्रैक्ट हो गई। इसी तरह ये दूसरी रे आ रही थी जी, चले ये इस दूसरे वाले एटम से टकराई। ठीक है जी, एक मिनट रुकिएगा, ये कहाँ मिट गया मेरा, ये बीच में आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, ये साइड में करते हैं, ये साइड में। ठीक है, यूनिफॉर्म अरेंजमेंट हो गई। अच्छा जी, अब ये दूसरी रे आ रही है जी हमारे पास, ये दूसरी रे आ रही है, और मैं उल्टा क्यों ले आता हूँ, ये आ रही है जी दूसरी रे, आने नहीं दे रहा मैं इसको, ये आई और ये नीचे वाले क्रिस्टल से ये टकराई और ये ऐसे डाइवर्ट हो गई। ठीक है, ये अभी इन एटम्स को भूल जाए, यहाँ से ये एटम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये एटम नहीं है, यहाँ पे ये दोनों एटम्स नहीं है, ये नीचे वाले एटम से टकराई, तो एक प्लेन से टकरा रही है, दूसरी दूसरे प्लेन से टकरा रही है, और ये इनके दरमियान जो डिस्टेंस है। ठीक है, इन दोनों प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम कह लेते हैं कि वो डी है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक्सरे का डिफ्रैक्शन हो गया। अब यहाँ पर हमने इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करनी है। एक्सरेज हमारे पास दो एक्सरेज हैं, एक फर्स्ट एक्सरे है वो पहले प्लेन के एटम से टकरा के डिफ्रैक्ट हो गई, और जो दूसरी एक्सरे है ये हमारे पास सेकंड एक्सरे है, और ये दूसरे प्लेन के एटम से टकरा कर डिफ्रैक्ट हो गई। अब यहाँ पर ये दोनों जो एटम्स हैं ये स्लिट के किनारों का काम अंजाम दे रहे हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपका डी से रिप्रेजेंट हो रहा है। याद रखिएगा ये डी जो है वो कम होना चाहिए किसके साथ, 10⁻⁻10 मीटर, यानी वही वेवलेंथ, और ये होता कम है। ठीक है, तो ये से मैंने ऐसी लिख दी, वैसे बता दी। अच्छा, जब इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं जी, तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, इनको पूरी लाइंस बना देते हैं। ये जो है हमारे पास एटम्स की प्लेन, इनको पूरी लाइन बना देते हैं जी। चलें जी, ये बना देते हैं, ये एक पूरी लाइन ले ली हमने, और ये एक पूरी लाइन बना ली। ठीक है, ज्योमेट्री के लिए हमने इसकी ये लाइन बना दी। अच्छा, अब हम देखें, अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट रे ने तो यहाँ से यहाँ, और सेकंड रे यूं से यूं, सेकंड रे ने फासला ज़्यादा तय किया, पाथ डिफरेंस पाया जा रहा है। आपको पता है डिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस बहुत मायने रखता है, तो यहाँ पाथ डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट रे ने कम फासला तय किया, सेकंड रे ने ज़्यादा फासला तय किया। ठीक है, तो पाथ ऑफ सेकंड रे, दूसरी रे का जो रास्ता है वो ग्रेटर हो गया किससे, पाथ ऑफ फर्स्ट रे। ठीक है जी, तो दूसरी रे ने, जो दूसरी एक्स रे है, इसने ज्यादा फासला तय किया है, साफ नजर आ रहा है डायग्राम में,
और फर्स्ट रे ने कम फासला तय किया। अब अगर हमें पाथ डिफरेंस चाहिए होता है तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। तो चलें जी, यहाँ से हमने ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहाँ से इस वाली को इस वाली के दरमियान भी पाथ डिफरेंस है, तो उसके लिए हमने एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए। ये यहाँ से ये एक्स्ट्रा पाथ है, यहाँ से ये एक्स्ट्रा पाथ है। ठीक है, याद होगा आपको कि हमारे पास अगर एक ये रे होती है और एक सपोज करें जी एक ये रे है, ये दो रे है ना। अब इन दो रे में हमें नज़र आ रहा है कि इस वाली ने ज़्यादा फासला तय किया है और ये जो दूसरी वाली है इसने कम फासला तय किया है। अब हम पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इन दोनों के दरमियान एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन बच रही होती है ये पाथ डिफरेंस होता है। इसी तरह हमने यहाँ किया कि ये हमारे पास फर्स्ट रे हो गई यहाँ तक, ये हो गई सेकंड रे यहाँ तक। साफ नज़र आ रहा है फर्स्ट रे ने कम, सेकंड रे ने ज़्यादा फासला तय किया हुआ है। पाथ डिफरेंस के लिए हमने एक नॉर्मल बना दिया। अब ये जितनी भी फालतू लाइन है ये पाथ डिफरेंस हो गया। इसी तरह इन दो में आ जाओ, तो ये हो गई फर्स्ट रे, ये हो गई सेकंड रे। ठीक है जी, साफ नज़र आ रहा है सेकंड रे यहाँ से फर्स्ट रे यहाँ से स्टार्ट हो गई यहाँ तक, सेकंड रे यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये पाथ डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ये जिन पे तो मैंने ऐसी लाइनें डाली हुई है ये पाथ डिफरेंस हो गया ये। चले नंबरिंग डाल देते हैं हम यहाँ पे। इस पॉइंट को हम कह लेते हैं ए, इस पॉइंट को हम कह लेते हैं बी, इस पॉइंट को हम कह लेते हैं सी, इस पॉइंट को हम कह लेते हैं डी। तो पाथ डिफरेंस सेकंड रे ने टोटल पाथ डिफरेंस देखते हैं जी कितना है। पाथ डिफरेंस यानी कि दोनों रेस के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो कितना है जी, बी सी प्लस सी डी। देखो जा, पहली रे ने ये फासला तय किया, दूसरी रे ने एक तो ये वाला एक्स्ट्रा फासला तय किया है आने के लिए और एक ये वाला, ये दो पाथ एक्स्ट्रा तय हुए ना, एक बी सी और एक ये सी डी। अगर आप इन दोनों को हटा दो तो आपकी दोनों रेस बराबर हो जाती है। तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया, एक तो ये हो गया बी सी और एक ये सी डी, दोनों को ऐड कर दो ये पाथ डिफरेंस हो गया। ठीक, तो पाथ डिफरेंस की कहानी आई होप समझ में आ गई होगी। तो आपकी पहली रे जो है वो ऊपर वाले प्लेन से रिफ्लेक्ट हो जाती है, दूसरी वाली रे जो है वो दूसरे प्लेन से रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरी वाली रे ने ज़्यादा फासला तय किया है, तो आपने इस साइड का पाथ डिफरेंस निकाला बी सी, इस साइड का पाथ डिफरेंस निकाला आपने सी डी। टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया दोनों रेस के दरमियान, बी सी डी, यानी बी सी प्लस सी डी। और एक और चीज़ है कि वो ये कि अगर हम यहाँ दोनों प्लेन इस लाइन को बनाएं दोनों प्लेन के दरमियान, तो ये तो हम पहले कह चुके हैं कि ये किसके बराबर है जी, दोनों प्लेन के दरमियान कितना डिस्टेंस है डी। तो ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है ना, ये दोनों प्लेन के दरमियान डिस्टेंस हो गया विच इज इक्वल टू डी। ठीक है यहाँ तक। और ये हमारे पास ये एंगल और ये एंगल जो है ये थीटा हो गया। मैं इनको कलर कर देता हूँ, थीटा को, ये थीटा हो गया और ये थीटा हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक तो आई होप डायग्राम समझ में आ गई होगी। अब इसका ये जो ट्राइंगल्स है ना इनको मैं ज़रा साइड में बनाऊंगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट रे, ये हमारे पास फर्स्ट रे डिफ्रैक्ट हो गई, ये सेकंड रे डिफ्रैक्ट हो गई। इस हिस्से में फर्स्ट और सेकंड रे के दरमियान पाथ डिफरेंस है बी सी, इस हिस्से में फर्स्ट और सेकंड रे के दरमियान पाथ डिफरेंस है सी डी। तो टोटल पाथ डिफरेंस बिटवीन 1 और 2 हो गया जी बी सी प्लस सी डी, ये इक्वेशन 1। हमने क्या करा जी, हमने जो है दोनों इस बीच में एक लाइन खींच दी। ये बीच की लाइन जो है ये दो प्लेन के दरमियान जो डिस्टेंस है इतनी बड़ी है विच इज इक्वल टू डी। अब यहाँ आपको दो ट्राइंगल्स बने हुए नजर आ रहे होंगे। अगर हम इस हिस्से की यानी कि इस डायग्राम को ज़रा सेपरेट में बना लेना तो ये कुछ ऐसा हो रहा है। अरे मैं रफ बनाता हूँ ना, मैं क्यों इसको इतनी फनकारी से बना रहा हूँ, थोड़ा सा रफ बना लेते हैं इसको। ठीक है जी, तो अब हम अगर इन ट्राइंगल्स को साइड में लेके जाएं तो ये कुछ डायग्राम ऐसी बन रही है बीच वाली। ठीक है जी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये थीटा एंगल है। ठीक है जी, और ये 90 का एंगल है और ये 90 का एंगल है। ठीक है, यहाँ पर आ जाए तो ये वाला 90 का एंगल है क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, ये वाला 90 का एंगल है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब यहाँ सबसे पहले आप एक ट्राइंगल देखें जी, ट्राइंगल ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के अंदर आप साइन थीटा निकालो, इस ट्राइंगल में साइन थीटा निकालो जी। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो अब इस ट्राइंगल के अंदर ये ए बी सी, ये वाला जो ट्राइंगल है इसके अंदर जो है हाँ परपेंडिकुलर आपके पास क्या होगा, ये थीटा है, तो ये हो गया आपके पास परपेंडिकुलर और ये हो गया आपके पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास, परपेंडिकुलर हो गया बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज हो गया आपके पास ए सी। ठीक है जी,
और ये जो बीच वाली लाइन है ना ए सी, इधर आपके डायग्राम में देखें ए सी किसके बराबर है, डी के बराबर है ए सी। ठीक है, तो ए सी की जगह हम डी डाल देते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय डी। ठीक है जी, और बी सी निकाल लेते हैं इसमें से, बी सी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये तो हमने बी सी निकाल लिया। ठीक है जी, ये निकाल लिया हमने बी सी, ये। ठीक है जी, तो हम इस ट्रायंगल पर आए तो हमें ये बी सी मालूम करना था, ये चीज़ मालूम करनी थी। हमने साइन थीटा का रेशियो लिया, ये जो बी सी हमें मालूम करनी है, ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज जो है वो बीच वाली लाइन है। तो हमने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। और ये जो ए सी है डायग्राम के अंदर, ए सी अगर हम देखें तो दोनों एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस, जिसको हमने डी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, डाला यहाँ डी डाल दिया और बी सी की इक्वेशन निकाल ली। अब इसी तरह हमें ये चाहिए जी, ये सी डी चाहिए। ठीक है जी, अब हमें क्या चाहिए, सी डी। तो ये ए डी सी वाला ट्रायंगल अलग से बना लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया डी, ये थीटा और ये सी। अब हमें ये चाहिए जी सी डी। डायग्राम के मुताबिक ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर चाहिए, इधर भी आप साइन थीटा का रेशियो ले लें। ठीक है जी, इन ट्रायंगल ए डी सी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपको चाहिए, इसको हम कह रहे हैं डायग्राम में सी डी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है जी ट्रायंगल में, देख लें आप, ए सी। ठीक है, और अगेन वही बात, इस डायग्राम में देखें तो ए सी जो है किसके बराबर है, डी के बराबर है। तो ए सी की जगह हम डी लिख देते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू सी डी डिवाइडेड बाय डी। अब सी डी की वैल्यू निकालने इसमें से, तो सी डी इज इक्वल टू डी साइन थीटा। तो वो जो दोनों पार्ट डिफरेंस थे ना, बी सी और सी डी, हमने दोनों की निकाल लिया। बी सी कितना है, डी साइन थीटा, सी डी कितना है, डी साइन थीटा। तो अगर हम अपनी ओरिजिनल डायग्राम में आए तो ये जो है ना, ये बी सी, ये वाला डिस्टेंस ये निकाल लिया आपने, और ये सी डी। हमने पहले ही कहा हुआ इक्वेशन 1 के अंदर के टोटल पार्ट डिफरेंस कितना है, बी सी प्लस सी डी। तो अब हम वैल्यूज डाल देते हैं। तो टोटल पाथ डिफरेंस जो है वो कितना था, बी सी प्लस सी डी, दोनों की वैल्यू डाल दो। बी सी कितना निकाला आपने, डी साइन थीटा, सी डी आपने कितना निकाला, डी साइन थीटा। तो दोनों की जगह डी साइन थीटा डाल दें, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा ऐड कर देंगे आप, तो पाथ डिफरेंस आपका आ गया 2d साइन थीटा। ये तो पाथ डिफरेंस आपने निकाल लिया। तो मुश्किल नहीं है पार्ट डिफरेंस, बस आपको डायग्राम समझ में आनी चाहिए। आपने डायग्राम कैसे बनाई जी, आपने जो है फर्स्ट रे, ये सेकंड रे, और आपने पहले इस हिस्से में जो दोनों रेस के दरमियान पार्ट डिफरेंस है वो निकाला, इस हिस्से में पार्ट डिफरेंस निकाला। ठीक है जी, अब आपके पास ये जो है ना एक ट्राइंगल सा बन गया, देखें एक ये ट्राइंगल बन गया और एक ट्राइंगल जो आपके पास ये बन गया, ये दो ट्राइंगल बन गए। इसमें से आपको ये चाहिए जी, एक ये बी सी और एक ये सी डी। ठीक है जी, अब हमने पार्ट डिफरेंस निकाल दिया। अब आते हैं ब्रैग लॉ की तरफ। ब्रैग लॉ क्या है, पार्ट डिफरेंस तो आपने निकाल लिया, और ब्रैग तो खैर वही है जिसने ये सब किया है, एक्स रे डिफ्लेक्शन। तो ब्रैग लॉ की तरफ आते हैं। ब्रैग लॉ क्या है, ब्रैग लॉ की स्टेटमेंट में लिख देता हूँ आपको पहले, फिर मैं बताता हूँ। टू रेस रिफ्लेक्टेड बाय successive planes will be in phase when path difference is integral multiple of wavelength। ये है जी ब्रैग लॉ। ब्रैग लॉ क्या है जी, कि आपकी ये जो दो रेस डिफ्रैक्ट हो रही है ना, एक ये वाली रे, एक ये वाली रे, ये दोनों रेस जो डिफ्रैक्ट हो रही हैं, इनका फेस सेम रहेगा। अब याद होगा फेस डिफरेंस आपको बताया था कि एक फेस पलट जाती है न्यूटन रिंग के अंदर, थिन फिल्म एक्सपेरिमेंट के अंदर, वो वाला फेस डिफरेंस। तो ब्रैग लॉ क्या कहता है कि अगर आपके पास एक्स रेस की दो एक्स रेस आपकी दो एटॉमिक प्लेन से डिफ्रैक्ट होती हैं, ये जो दोनों डिफ्रैक्टेड होने वाली एक्स रेज हैं, इनका फेस सेम रहेगा अगर पाथ डिफरेंस इन दोनों के दरमियान
कितना हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ यानी एन लैम्डा। ठीक है, क्या है देखें जी, इफ टू रिफ्लेक्टेड रेज बाय सक्सेसिव प्लेन विल बी फेस इन फेस, यानी कि ये जो आपकी पहली रेज ये जो रिफ्रैक्ट हुई, ये जो रिफ्रैक्ट हुई, ये दोनों सेम फेस में है, ये और ये सेम फेस में होंगी, कोई इनका कोई फेस नहीं पलटेगा, कोई वेव नहीं पलटेगी, दोनों सेम फेस में होंगी। कब, जब पाथ डिफरेंस जो है वो कितना हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेव लेंथ, यानी कि इन दोनों वेव के दरमियान ये जो पाथ डिफरेंस है एस, ये कितना होना चाहिए, एन लैम्डा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली सिचुएशन। तो इस स्टेटमेंट को हम कह रहे होते हैं ब्रैग लॉ। तो ब्रैग लॉ क्या है कि अगर आपके पास, एक तो ब्रैग लॉ यही है कि एक्स रेज की डिफ्रैक्शन नॉर्मल स्लिट या डबल स्लिट से नहीं हो सकती, डिफ्रैक्शन से नहीं हो सकती, एटॉमिक प्लेन्स को यूज करते हैं हम, तो जाके एक्सरे की डिफ्रैक्शन होती है। और दूसरा क्या है कि अगर आप एटॉमिक प्लेन्स को यूज करके डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरे ऑब्जर्व करते हैं तो जो डिफ्रैक्टेड एक्सरेज होंगी वो सेम फेस में होंगी, यानी कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, ब्राइट स्पॉट आएगा। कब आएगा, जब दोनों रेज के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो एन लैम्डा हो। और ये तो हम वैसे भी जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट रिंग कब आती है, जब पाथ डिफरेंस जो है वो एन लैम्डा हो। तो ये दोनों वेव जो है वो आपकी कब सेम फेस होंगी, जब इनके दरमियान पाथ डिफरेंस जो है वो एन लैम्डा हो। ठीक है जी, तो पाथ डिफरेंस हमने ऊपर क्या निकाला, ये देखें, डी 2d साइन थीटा, तो यहाँ एस की जगह आप डाल दें जी, तो एन लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा। इस इक्वेशन को हम कहते हैं ब्रैग इक्वेशन। ठीक लाती है ब्रैग इक्वेशन। यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो मुश्किल टॉपिक नहीं था, इजी था। देखें, एक्स रेज के साथ डिफ्रैक्शन हम नहीं शो कर सकते स्लिट या ग्रेटिंग के जरिए, क्यों, क्योंकि एक्स रे का जो वेव लेंथ इंतहाई कम है। फिर हमने क्या किया, क्रिस्टल्स को यूज करके एक्स रेज का डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व किया। ब्रैग ने हमें ये कराया था, क्यों, क्योंकि क्रिस्टल्स के दरमियान जो ये जो डिस्टेंस होता है डी, ये 10⁻⁻10 से कम होता है, इसलिए जो है वो एक्स रे का डिफ्रैक्शन हो जाता है। फिर हमने इसका इक्वेशन बनाया, कैसे, हमने कहा जी कि ये दो प्लेन्स है हमारे पास, एक ये एटॉमिक प्लेन है, एक ये एटॉमिक प्लेन है। पहली एक्सरे आई और ये डिफ्रैक्ट हो गई एक एटम से, दूसरी एक्सरे आई डिफ्रैक्ट हो गई दूसरे एटम से। अब हमें पाथ डिफरेंस चाहिए, तो हमने एक ये परपेंडिकुलर बनाया, एक ये परपेंडिकुलर बनाया, तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पाथ डिफरेंस हो गया। ठीक है जी, अब हमने एक मजीद इक्वेशन को ड्राइव कैसे किया जी, हमने यहाँ पर एक लाइन लगा दी, ये कहलाता है जी, ये डी है, ये लाइन जो है वो डी है, क्योंकि दो एटॉमिक प्लेन्स के दरमियान डी है फासला। अब आपने एक ये ट्राइंगल लिया, इसमें से साइन थीटा, एक ये ट्राइंगल लिया साइन थीटा, और ये चीज़ निकाली यहाँ से और यहाँ से। ठीक है जी, 1 मिनट से कम रह गया, कोई सवाल है तो फटाफट पूछ लिएगा, कभी भी क्लास ऑफ हो जाएगी।